Good morning everyone and welcome back to the channels, the Aspirant channels. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये है एडवांस प्राइस एग्रीमेंट। क्या होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट? चलो देखते हैं। आपने ना कई बार सुना होगा कि जैसे मान लो कि एक जापान में कंपनी है मारुति सुजुकी। आपको पता ही होगा कि इनकी बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनकी अच्छी पकड़ है। तो मारुति सुजुकी जो है एक कंपनी है जापान बेस्ड, मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब ये इनका हेडक्वार्टर जापान में, और इनकी कुछ कंपनी है जो कि इंडिया में भी है ना, और कुछ मान लेते हैं कि श्रीलंका में, ठीक है। तो जब इंडिया में बैठी हुई इनकी मारुति सुजुकी की जो कंपनी होगी, सब्सिडियरी कंपनी है या फिर जो श्रीलंका में कंपनी है और इनको पेरेंट कंपनी है। अब ब्रॉडर लेवल पे देखिए तो तीनों एक ही कंपनी है, लेकिन एक इनकी पेरेंट कंपनी है, बाकी जो है दो इनके अंदर काम करती है, रिलेटेड पार्टीज है। तो इन तीनों कंपनीज के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होगा, कोई भी परचेजिंग होगी, जैसे मान लो कि इस कंपनी के पास जो जापान में है बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इंडिया में बैठी हुई इस मारुति सुजुकी के पास कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है। तो इस केस में ये जो इंडिया वाली कंपनी इसे खरीदेगी चीजें, अपने ही पेरेंट कंपनी से खरीदेगी, है ना। श्रीलंका वाली कंपनी को भी कुछ चाहिए होगा तो यहाँ से खरीद लेगी। तो अल्टीमेटली ये जो ट्रांजेक्शन्स होगा, जो परचेजिंग वाली चीजें होंगी, ये कहाँ हो रहा है? ये इन रिलेटेड पार्टीज के बीच में ही होगा। और उस केस में इसे हम बोलते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। अब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए, कि जिस रेट पे आप इस आई वाली इंडिया वाली कंपनी को चीजें बेच रहे हो, भले ही वो आपकी पार्टीज हो, आपके अंदर काम करती हो, चाहे वो आप श्रीलंका वाली मारुति सुजुकी की कंपनी जो है उसको आप बेच रहे हो, वो जो ट्रांजेक्शन्स होगा, वो जो रेट होगा, जिस रेट पे ट्रांजेक्शन्स होगा, वो मार्केट रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से प्राइस को ज्यादा इन्फ्लेट कर दे रहे हो या कम कर दे रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। मान लो अगर वो आपने जापान वाली कंपनी ने इंडिया वाली कंपनी को अगर 100 रुपये का पार्ट्स बेचा है, तो उसका मतलब है कि उसका मार्केट वैल्यू 100 रुपया ही है, ठीक है। उसका मार्केट वैल्यू 200 रुपया नहीं है। तो आप 200 मत चार्ज कीजिए, 100 रुपये चार्ज कीजिए। तो ये जो मार्केट बेस्ड रेट है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? बेसिकली वो प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो मार्केट रेट पे डिपेंडेंट होता है, ना कि आपके अपने प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, ठीक है। ओके। अब ये जो क्या नाम है, ये जो प्राइसिंग हुई, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्टीज के बीच में, इसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? ये तो एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट हो गई, लेकिन दिक्कत क्या है यार? देखो आजकल ना, जो आपको पता है ना कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और खासकर वो हमेशा टैक्स को बचाने के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। जिस देश में टैक्स ज्यादा होते हैं वहां से वो ट्राई करती हैं कि कैसे भी उनके लूपहोल्स को यूज करके वहां पे हम टैक्स को बचा ले और अपने देश में टैक्स जाके पैसा जाके सेव कर ले। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको ये पता हो कि मिनिमम टैक्स के हम लोग बारे में बात करते हैं ना, तो इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कॉर्पोरेट है, कंपनीज कमा तो बहुत रही है लेकिन वो टैक्स पेमेंट बहुत कम कर रही है, बहुत चोरी कर रही है। तो टैक्स को बचाने के लिए वो बहुत चीजें मैनिपुलेट करती हैं। उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी टैक्स चोरी के कॉन्सेप्ट में, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसी को समझने के लिए हमने वो कॉन्सेप्ट समझा है। समझेंगे क्या होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखो समझते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कहाँ अपन के पास पिक्चर है, पेज है। चलो इसी में देखते हैं। ठीक है। ये जापान वाली कंपनी है और ये इंडिया वाली कंपनी है, ठीक है। अब इंडिया में जो कंपनी है वो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगी अगर उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो भारत में टैक्सेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जापान के मुकाबले। तो जो भी कंपनी है वो जापान में ज्यादा प्रेफर करती है अपने पैसे को दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पर उनको टैक्स पेमेंट कम करना पड़ेगा। अब जापान और इंडिया वाली जो कंपनी है वो दोनों आपस में रिलेटेड है, हमने भी देखा था। व्हाट इफ अगर इस इंडिया वाली कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उस केस में इन्हें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज से बचने के लिए जापान वाली जो पेरेंट कंपनी वो क्या करेंगी, जो चीज इनको 100 रुपया में बेच रही थी, अब बोलेंगे कि नहीं नहीं इसका दाम थोड़ा बढ़ गया है, हम आपको इसको 500 में बेचेंगे। इस केस में क्या हुआ,
ऑल्दो ये जो 100 रुपया है, जो 500 हुआ है, वो उसने खुद से क्रिएट करा है, ये मार्केट रेट नहीं है, मार्केट रेट 100 ही है, लेकिन ये 500 में बेचेगी। उससे क्या होगा, जो इस इंडियन कंपनी की जो प्रॉफिट है, जब ये 500 रुपये वाली चीज खरीदेंगी, ऑटोमेटिकली इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट कम होगा, इनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए लीगली और टेक्निकली और एथिकली भी, तो इसने क्या करा है, अपना प्रॉफिट को शिफ्ट कर लिया। इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया जापान में जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके पास। दूसरा कैसे शिफ्ट किया, अपना जो बेस था, बेस में उसने जो अपना रेवेन्यू दिखाया होगा वही चेंज कर दिया, वही हटा दिया, बेस इरोजन कर दिया। यही है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसके बेसिस पे एमएनसीज बेसिकली क्या करती हैं, across the countries, across the globe, they try to manipulate their balance sheet, और बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करने के बाद वो किसी भी देश के टैक्स स्ट्रक्चर को अवॉइड कर सकती है। अब ये कंपनी के लिए देखें तो जापान के पास अगर इन टोटल इन दोनों कंपनी को मिला देंगे तो चूंकि एक ही कंपनी है तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ से पैसा यहाँ चला गया तो क्या ही फायदा है, मतलब क्या ही नुकसान है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके लिए रेवेन्यू के लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब ये हमारे लिए अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप यू आर डूइंग बिजनेस तो आपको यहाँ तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टैक्सेस तो देने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से अपनी सर्विसेज देते जाओ और टैक्स भी चुरा के लेके जाओ, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो इसलिए इस चीज को डील करने के लिए हमने एक ऑलरेडी एग्रीमेंट बनाया। हमने क्या बोला, ठीक है, आपके जो जापान वाली कंपनी है और जो इंडिया वाली कंपनी है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, जिस रेट पर ट्रांजेक्शन होगा उससे पहले तो मार्केट रेट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो ट्रांजेक्शन का जो रेट होगा ना, वो पहले से डिसाइडेड होगा। कौन डिसाइड करेगा, तो मार्केट डिसाइड करेगी। और ये हमें भी पता होगा, किसको पता होगा, ये भारत की जो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स होगा उन्हें भी पता होगा। यानी कि अब इंडियन कंपनी जो कि जापान की वो सब्सिडेरी है और भारत का जो टैक्स डिपार्टमेंट है, इनके बीच में एक पहले से एग्रीमेंट रहेगा, किसके बारे में, इस प्राइसिंग के बारे में। और जिसके बेसिस पे क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना, जब भी आप टैक्स देने जाओगे आपको पता है कि यार आप लूपहोल्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको पता है कि आपको कितना पेमेंट करना है। तो आपके लिए भी अच्छा है कि आपका कोऑर्डिनेटेड हो गया, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव वे में चीजें करने मिल जाएंगी, है ना, तो उतना झंझट नहीं रहेगा। ट्रेडिशनल प्रोसेस में जो आप बार बार एग्जामिनेशन करते थे कि आपको कितना पेमेंट करना, उतना झंझट रहेगा नहीं। तो इससे क्या हो गया कि आपके लिए भी चीजें अच्छी हो गई, हमारे लिए भी चीजें अच्छी हो गई। तो हमने एक बड़ी अच्छी वाली इनिशिएटिव ले ली और हमने बोला कि एक एग्रीमेंट बना लेंगे जिसको बोलेंगे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, भारत के टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में और जो कंपनी है उसके बीच में, जो जहाँ पे सारी चीजें एडवांस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आर्म्स आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल और एडवांस प्राइस एग्रीमेंट एंड बेस इरोजन एंड प्रॉफिट वाली कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में इसको डील करने से पहले हम एक और चीज देखेंगे कि भारत ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हुआ और उसके बाद चीजें आगे शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।